तो कल हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो अपन ने लिख लिया था। उसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट दे रखे होते हैं, फिर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी उसमें, ठीक है। फिर उसमें हमने कॉन्वेक्स सेट के बारे में भी जाना था, फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी वहाँ पे, ठीक है। फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन में से कैसे वेरीफाई करेंगे कि भी कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, ये चीज़ें भी हमने देखी। और फिजिबल रीजन जो आता है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, ये भी हमने कल देख लिया था। और साथ में हमने देखा कि फिजिबल रीजन जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है। क्या होता है? हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है। और फिर हमने देखा कि कल अगर हमारे पास बाउंडेड, देखो एक चीज हमने देखी वहां पे, अब आपको इस जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। उसमें एक तो अपन से ये पूछा जाएगा, मान लो यूनिक सॉल्यूशन है या मोर देन टू सॉल्यूशन है, या उसको वो नाम दे सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन बोल सकता है, या अनबाउंडेड सॉल्यूशन, बाउंडेड सॉल्यूशन, ये सारी टर्म्स वहां ऑप्शन में आपको मिल सकती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है ये अपन लिख लेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन की बात, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा ये हमने देखा। और फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को वो ये भी लिख के दे सकता है, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी दे सकता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। और यहां पे अपन को लिख सकता है कि मान लो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और साथ में अनबाउंडेड रीजन का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें आज अपन पता करेंगे। अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। और बाउंडेड रीजन अपन जानते ही हैं, बाउंडेड रीजन, ठीक है। और यहां से अपन को और पूछी जा सकते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन या इनफिजिबल रीजन, क्योंकि हमेशा रीजन फिजिबल आए जरूरी नहीं है, इनफिजिबल का भी केस आ सकता है। उसको बोलो बेटा कि सर ने गेट के नाम से एक बैच बना रखा है, उसमें ज्वाइन करे, उसमें नहीं मिलेगा, जो अपना नेट वाला बैच है उसमें नहीं मिलेगा। तो जो भी नया बच्चा है वो गेट के नाम से मैंने बैच बनाया हुआ है, तो जो भी उसमें ऐड हो रखे हैं बच्चे उसमें आप वो ऐड हो सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं इनफिजिबल, इनफिजिबल रीजन, ये केस भी आ सकता है। और इसमें इनफिजिबल सॉल्यूशन भी लिख सकता है, इनफिजिबल, इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो ये सारी टर्म्स हमें देखनी है, जिसमें नो सॉल्यूशन का केस भी आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये सारी टर्म्स के बारे में हमें जानना है कि ये कब बनेंगी कब नहीं बनेंगी, और ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कल हमने ये तो देख लिया था कि भी सर फिजिबल रीजन जो आता है वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड हो सकता है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहां से मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो, अगर ये लिख लिया सबने, अगर हमारे पास हमारा जो रीजन है, फिजिबल रीजन जो है वो अगर बाउंडेड आ जाए, क्योंकि अगर मान लो फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा, अगर हमें कोई कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है जिसको सभी कांस्टेंट सेट, जो जितने भी कंस्टेंट दे रखे हैं वो सभी उसमें उसका जो कॉमन एरिया है वो अगर अपन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो वो इनफिजिबल का केस आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? इनफिजिबल का केस आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लो कि भाई इनफिजिबल का केस कब आ सकता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिखें इसमें आप, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जांपल लिखें सभी। मिनिमम z बराबर, मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2, मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2,
मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2, और यहां पे अगर आपको कंस्ट्रेंट दे रखा हो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1, और माइनस का 3x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, माइनस 3x1 सॉरी ये में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, और ये हमारे पास कंस्टेंट दे रखे हैं, और साथ में x1 और x2 जो है ये हमें दे रखा है मान लो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हमें ये एग्जांपल दे रखा हो टू लाइन पैरेलल वाला कौन सा बताया था मैंने? अच्छा, वो जो अपन फिजिबल सॉल्यूशंस जो आते हैं उनमें से अपन ऑप्टिमल कैसे वेरीफाई करते हैं, हाँ वो बता देंगे एक बार। पहले ये एग्जांपल दे देता हूँ, उस पर अपन आएंगे एक बार दोबारा, ठीक है। तो आज ये पहले ग्राफिकल पूरा कर लेंगे, फिर अपन आगे जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो मान लो अगर ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है तो इसको आप ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x1 और x2 दो वेरिएबल हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कौन सा आएगा बताओ? क्योंकि जरूरी नहीं है ना हमेशा आपको फिजिबल रीजन मिले, ऐसा केस भी हो सकता है जहां इनफिजिबल रीजन हो जाए तो वहां इनफिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसके पास। तो अगर यहां से मिनिमम z बराबर x1 प्लस x2, ये तो क्या दे रखा है अपन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो यहां जब आप ये कंस्टेंट लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर क्या आ जाएगा 1, और ये जो कंस्टेंट दे रखा है बच्चों माइनस का 3x1 प्लस x2 और बराबर आ जाएगा यहां से 3, ये लिख सकते हैं। तो जब इनको ड्रॉ करेंगे यहां से क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 0, तो यहां से x1 को जब आप 0 रखेंगे तो x2 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो है 0,1, और दूसरा पॉइंट जब x2 को आप 0 रखेंगे तो x1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1,0 पॉइंट आ जाएगा। तो ये कौन सी लाइन बनी सर? यहां से 1,0 और एक यहां से 0,1 मान लेते हैं, तो ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ पे 0,1 और ये 1,0 लाइन, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ली अपन ने, और यहां पे हमें दे रखा है कि माइनस 3x1 प्लस x2 बराबर 3 दे रखा है। तो यहां जब x1 को 0 रखेंगे आप तो x2 कितना आ जाएगा 3, तो ये 0,3 पॉइंट है, और जब x2 को 0 रखेंगे तो x1 कितना आ जाएगा -1, तो यानी -1,0 हो जाएगा। तो -1,0 कौन सा पॉइंट हो गया? तो यहां से ये आ गया अपने पास -1,0 मान लेते हैं, और ये पॉइंट रहेगा 0,3, तो 0,3 अपन को यहां ऊपर मिलेगा कहीं, तो ये सर ये लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन, बात समझ में आ गई? ये वाली लाइन बनेगी, ये अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा मान लेते हैं अपन 0,3 पॉइंट है, 0,3, और ये अपना हो गया -1,0, और ये मान लिया था 1,0 और ये 0,1, ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली। यहां से रीजन कौन सा आएगा? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो सर यहां से ये रीजन आ जाएगा, क्योंकि 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहां से जो हमने कह रहा है कि ये 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो यहां में देखना है कि रीजन इधर वाला आएगा या इस साइड वाला रीजन आएगा। तो इधर वाला रीजन आएगा तो यहां कोई एक और पॉइंट ले लो 0,4, तो 0,4 रख के देख लेते हैं इसमें। तो 0,4 आप रखेंगे, इसमें क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, 4 तो 3 से बड़ा है, इसका मतलब सर इसमें रीजन ये वाला आने वाला है। हाँ या ना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस लाइन पे ये रीजन आएगा, और हमें ये पता है कि सर x1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आपको लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये रीजन तो ये रह गया, और ये रीजन ये हो गया, तो इसमें कोई फिजिबल रीजन मिल रहा है आपको? नहीं। तो ऐसा केस भी आपसे पूछा जा सकता है जिसमें क्या आ जाएगा? इनफिजिबल रीजन आ जाएगा। आगे बात में, तो ये जो हमने क्वेश्चन लिया है ये किसका केस बन जाएगा? इनफिजिबल का केस आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें इनफिजिबल रीजन, और साथ में आ जाएगा इनफिजिबल सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल रीजन मिले ही, तो ये इस प्रकार अपन इनफिजिबल का केस भी देख सकते हैं। तो आप इसमें लिख लेंगे इनफिजिबल रीजन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल रीजन या इनफिजिबल सॉल्यूशन।
अब अगर मान लो आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए, अब अपन बात करेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन, अगर फिजिबल रीजन आपको मिल जाए, उसमें भी अपन मान के चलते हैं कि फिजिबल, अब इसमें तो ये तो देख लिया आपने, जब इनफिजिबल रीजन आएगा तो वहां ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन की बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो फिजिबल रीजन मिल जाए तो उसमें भी दो केस होंगे कि सर फिजिबल रीजन है वो या तो बाउंडेड हो सकता है या फिर अनबाउंडेड हो सकता है। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं कि अगर मान लो फिजिबल रीजन हमें मिल रहा है और वो साथ में बाउंडेड है तो उसके बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं वहां से। तो अगर मान लो फिजिबल, तो अपन दो इसको सेकंड केस नाम दे सकते हैं। फर्स्ट केस मैंने लिया कि भाई इनफिजिबल हो जाए, तो वो अपन ने ले लिया। फिर यहां से अगर मान लो फिजिबल रीजन हो जाए, फिजिबल रीजन और साथ में मैं बाउंडेड लेके चल रहा हूं, साथ में क्या लेके चल रहा हूं, बाउंडेड। तो फिजिबल रीजन है और साथ में वो बाउंडेड है, तो यहां सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अब अगर आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास फिजिबल रीजन है और वो साथ में बाउंडेड है, तो यहां पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस तो नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि अनबाउंडेड का सॉल्यूशन का केस तभी आ सकता है जब अपना रीजन क्या हो, जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड होना चाहिए। तो पहली बात तो जब सर फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड होगा तो यहां पे केवल दो ही केस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं कि या तो उसके पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, या तो क्या बनेगा, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, या सर यहां पे अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन आ सकते हैं उसके पास। क्या आ सकते हैं, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। और अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन को वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर वो इसको लिख सकता है मोर देन टू सॉल्यूशन। जैसे गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें उसने मोर देन टू सॉल्यूशन ऑप्शन दिया था, तो ये भी लिख सकता है मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या फिर अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन भी बोल सकता है, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन, अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन। तो ये केस हो सकते हैं कब, जब अगर अपने पास फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है, तो यहां अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस नहीं आ सकता, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आपको ये देखना है। अब देखो मैंने यहां पे ये बताया था कि भाई ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, तो आप याद करो कल अपन ने एक ग्राफ एक क्वेश्चन लिया था जिसमें कुछ ऐसा रीजन आया था, मेरे एकदम तो याद नहीं है, जहां तक मेरे को याद है कुछ ऐसा रीजन बना था उसमें। एक मिनट बता देंगे थोड़ा सा, चलो कोई और बना लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लेते हैं, इधर ध्यान देंगे, मिनिमम z बराबर, अगर मैं x1 प्लस x2 ले लेता हूं, ठीक है, और यहां कंस्ट्रेंट मैंने ले लिया सच दैट कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 ले लिया, और यहां मैंने ले लिया x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये देखेंगे, इधर ध्यान देंगे, ये चीज समझनी है हमें। तो यहां से अब कंस्टेंट इसमें एक अपने पास ये और दो ये दे रखे हैं, तो ये तो x1 ग्रेटर देन 0 रहेगा और x2 इधर रहेगा, तो यहां मैं x1 ले लेता हूं और यहां बच्चों अपन ले लेते हैं x2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर 1 आएगा, तो ये लाइन कौन सी बनेगी, सर ये लाइन अभी आपने ड्रॉ करी थी, तो ये पॉइंट आ जाता है 1,0 और ये पॉइंट होता है 0,1। तो यहां रीजन कौन सा आ जाएगा, सर ये वाला रीजन हो जाएगा। तो रीजन बाउंडेड है कि नहीं है, रीजन बाउंडेड है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब रीजन बाउंडेड होगा तो सर या तो वहां यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी मोर देन टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब आप फिजिबल रीजन आपके पास आ जाता है, तो जो बच्चा एक पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन वो यही है कि भाई मैंने ये कहा था कि अब ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, अपन ने कल बात की थी, तो यहां ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। तो मैंने ये कहा था कि भी इन कॉर्नर पॉइंट पे अपन सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों देखते हैं, तो उसका रीजन यही था कि सर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके, मान लो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होगा x1 प्लस x2 बराबर, यहां पे कोई भी आप वैल्यू रखें उसको आप ड्रॉ करना है। अब देखो यहां पे आप वैल्यू मान लो हाफ रख दी आपने, तो ऑब्वियस ही बात है वो लाइन ये बनेगी, ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इसमें 1/2 रखा, तो अब और वैल्यू आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो लाइन आपकी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो
तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि लाइन इस साइड जा रही है, भाई ये रीजन तो अपन देख पा रहे हैं ना, तो इस रीजन में अगर ये लाइन इस साइड में आ रही है तो यहां से ये इस कॉर्नर पॉइंट को होते हुए तो निकलेगी। लेकिन अगर यही लाइन मान लो इस साइड चली जाए तो इस साइड जाएगी, तो देखो आप ये जो अपने पास कंस्ट्रेंट था इसके पैरेलल होते हुए निकल जाएगी, हाँ या ना? भाई इस लाइन के पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई ये जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं उस रीजन के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक कॉर्नर पॉइंट से होते हुए निकले, हो सकता है वो किसी कंस्टेंट के पैरेलल होते हुए भी निकल जाए। तो जब वो कांस्टेंट किसी भी मान लो किसी कंस्टेंट के पैरेलल होते हुए निकलेगी, उसी केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं। उसी केस में हमें क्या मिलते हैं, क्योंकि वहां पे दो कॉर्नर पॉइंट पे वो कट करेगी। अब आपको पता है अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे वो कट कर रही है तो इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे मान सेम देगा, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी जो इन पॉइंट पे होगी, क्योंकि सारे इसी लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अगर ऐसा है तो अब आप एक बात बताओ, तो या अब इसका मतलब सर दो केस बन रहे हैं कि या तो वो किसी लाइन को इंटरसेक्ट करके निकलेगी या किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकलेगी। तो जब लाइन को इंटरसेक्ट करके निकलेगी तो वो तभी हो सकता है ना जब कोई एक कंस्टेंट ऐसा है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या है, पैरेलल है, तभी हो सकता है ऐसा, वरना तो होगा ही नहीं। इसका मतलब सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मोर देन टू सॉल्यूशन या अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारे पास एक कंस्टेंट ऐसा हो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि पैरेलल हो जाएगा तो वहां हमेशा मिल जाएंगे। जैसे देखो ये एग्जांपल मैंने आपको सामने रखा हुआ है, तो इसमें ये कंस्टेंट इसके पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन मैंने यहां मान क्या पूछा है, मिनिमम। तो मिनिमम तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप 1,0 पॉइंट पुट करेंगे कॉर्नर पॉइंट तो यहां पे मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहां जब आप 0,1 पॉइंट पुट करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जब 0,0 पुट करेंगे तो मान क्या आएगा, 0। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो क्या मिली, तो कहां इनफाइनाइट पॉइंट पे मिली, वो तो एक पॉइंट पे मिली। लेकिन यहां पे कंस्टेंट तो पैरेलल था ना उसके, तो कंस्टेंट पैरेलल होने से अपन ये नहीं कह सकते कि वहां हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी वही मिलेगी आपको। तो ये एग्जांपल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कंस्टेंट पैरेलल है, लेकिन सर यहां पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन। और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला क्या सर, 0,0। 0,0 क्या हुआ यहां पे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आप लिख लेंगे। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिली, 0। ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिली, 0 लिख लेंगे आप इसमें। बात समझ में आई ना? तो सर अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन कब चांसेस है मिलने के, जब कोई कंस्टेंट पैरेलल होगा। और एक भी कंस्टेंट अगर पैरेलल नहीं है तो सीधा सीधा यहां पे बाउंडेड रीजन में यूनिक सॉल्यूशन लिख देंगे आप, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा। अगर वो सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है पर्टिकुलर कौन सा होगा, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर मान लो बाउंडेड रीजन दिया हुआ है तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सीधा सीधा है कि मान लो अगर कोई कंस्टेंट ऐसा है ही नहीं जो पैरेलल हो, तो आप अगर मान लो केवल ऑप्शन यही दे रखे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि मान लो कॉर्नर पॉइंट को आप रख के चेक करो, वो तभी करना है जब आपको पर्टिकुलर पूछा जाए कि कौन सा होगा जो इसका क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा तभी आपको। या फिर आपको मान लो ऑप्टिमल वैल्यू पूछी जाए तब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट आपको लेना है उसमें। बात में आ गई? तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं है कि अपन फालतू में कैलकुलेशन उसमें करते रहे एग्जाम में, ये याद रखेंगे। हाँ, अगर मैं यहां पे ये लिख लिया सबने, तो अगर ये केस मैंने लिया है तो इसमें एक कंस्टेंट पैरेलल था, तो यहां पे सर पैरेलल होने के बाद भी कितने सॉल्यूशन नहीं बने, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बने, क्या बने, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देता तो यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अब ये लाइन इधर मूव करेगी, क्योंकि अब मैक्सिमम वैल्यू, अब आप खुद देखो यहां मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलेगी हमेशा। तो जैसे ही दो कॉर्नर पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है,
तो वहां सीधे कितने आ जाएंगे पॉइंट, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएंगे वहां पे। बात समझ में आएगी नहीं आई कि सर अगर मोर देन वन, अगर हमें कॉर्नर पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां हमारा फंक्शन अगर मैक्सिमम का है तो वो मैक्सिमाइज हो रहा होगा, मिनिमम का है तो वो मिनिमाइज हो रहा है, तो वहां पे हमेशा कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन या सीधे कितने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। तो इस केस में आप अगर यहां मैक्सिमम कर देंगे तो यहां पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, और आप खुद देख लो ये जो अपने इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट पे सब पे मान क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। आप चेक कर लो भले ही, ठीक है, लिख लो। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इस केस में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बताओ बाउंडेड रीजन का मतलब समझ में आ गया। सर बाउंडेड रीजन में दो ही केस देखने वाले हैं अपन, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या हमें इनफाइनाइट मिलेंगे। अगर कोई कंस्ट्रेंट मान लो कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरेलल है ही नहीं तो सीधा बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर है तो सर वेरीफाई करेंगे। डायरेक्ट मत बोल देना इनफाइनाइट होंगे, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हटा दूं, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को कि जब अपना फिजिबल रीजन अगर वो बाउंडेड है तो अपन क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड हो जाए तो क्या कहेंगे। तो अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस इसमें नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो अब इसमें लेते हैं अपन फिजिबल रीजन है फिजिबल रीजन प्लस अनबाउंडेड। मतलब फिजिबल रीजन जो है वो क्या है, अनबाउंडेड ले लिया मैंने। तो क्या अगर फिजिबल रीजन, भाई आप एक बात बताओ, अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद करो, उसमें कुछ ऐसा डायग्राम बना था, कुछ मेरे को जहां तक याद है ऐसा कोई डायग्राम बना था अपने, ये कहीं इसी पॉइंट पे कहीं कट कर रहा था शायद, मतलब ये मैंने एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लेंगे अपने नोट में लिखा होगा। ऐसा कुछ डायग्राम बना था, अपन ने बनाया था, याद है। इधर अपन ने x1 लिया था उस पे और यहाँ x2 लिया था। उसका मेरे को फंक्शन बता देंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्या था, मैक्सिमम मिनिमम था क्या। तो अगर यहाँ पे मिनिमम z, फिर तो क्वेश्चन ही लिखवा दो ये, क्योंकि इसमें आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन बता दो मेरे को क्या है, उसका दोबारा बना ही लेते हैं अपन, है ना। क्या था बताओ, मिनिमम z बराबर 2x1 माइनस 10x2 सच दैट कंस्टेंट क्या थे, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो इसमें ड्रॉ कर लेंगे, और x1 x2 क्या थे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इस रीजन को प्लॉट करें, देखो क्या आएगा, यहां अपन x1 ले लेते हैं इधर, और ये अपने मान लो कोई x2 है, तो ये तो y बराबर x लाइन हो गई, तो ये लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 5x2 बराबर -5। तो जब आप x1 को 0 रखेंगे तो x2 1 हो गया, 1 ही होगा ना, हाँ। और जब आप x2 को 0 रखेंगे तो x1 है वो -5 हो गया। तो ये कुल मिला के यहाँ से इधर से ये लाइन गुजरेगी -5 से, तो ये अपन मान सकते हैं कुछ ऐसी लाइन होगी, ठीक है, ये इस टाइप की लाइन बनेगी। और ये रीजन आया था इसमें, अपन ने कल ये बात कर ली थी, ठीक है।
ये पॉइंट निकाल सकते हैं अपन। कौन सा पॉइंट आएगा? इसमें x1 बराबर x2 रख दो, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है ये। तो इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे, क्या आएगा बताओ? x1 बराबर x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस 5x1 बराबर माइनस का 5। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये माइनस का 4x1 और बराबर माइनस का 5। तो x1 बराबर कितना आ गया? 5/4। और x1 बराबर अगर 5/4 आ गया तो वो भी इतना ही आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आया अपना? ये आ रहा है क्या? सेम देख लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। अब आप एक बात बताओ, देखो यहां से अपन को क्या सीखना है। मैंने कहा कि जब फिजिबल रीजन अपना अनबाउंडेड हो जाए तो आप सॉल्यूशन के बारे में क्या कह सकते हैं? भाई सॉल्यूशन या तो बाउंडेड होगा या सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, बात समझ में आई? तो क्या हमेशा हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बाउंडेड होगा या सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा? क्या कह सकते हैं बताओ? भाई फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा तो सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, मैं कहने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वहां अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल नहीं सकता। लेकिन जब रीजन अगर अनबाउंडेड है तो या सॉल्यूशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन पे अगर मैं यहां पे मिनिमम की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं तो यहां पे अपन देखें तो कॉर्नर पॉइंट अपन को एक ही मिला है, और इस कॉर्नर पॉइंट पे आप मान चेक करेंगे तो सबसे मिनिमम मान मिल जाएगा। तो यहां पे ये जो सॉल्यूशन आया, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और ये सॉल्यूशन क्या बन गया अपना? बाउंडेड सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पे जो इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं कि सर यहां पे जो रीजन है वो अपना क्या है? फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, लेकिन जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहां पे बाउंडेड आ रहा है। यहां पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है? सर यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि मिनिमम मान जो है वो कहां पे मिलेगा आपको? इन पॉइंट, इस पॉइंट पे मिलेगा आप सभी को। तो इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। तो सर यहां यूनिक सॉल्यूशन आया प्लस बाउंडेड आ गया, यूनिक सॉल्यूशन प्लस बाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से रीजन अनबाउंडेड होने से सॉल्यूशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वहां दोनों केस हो सकते हैं, बाउंडेड भी अनबाउंडेड भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? अगर यहां से अपना रिजल्ट जो है वो क्या बना बताओ? कि सर अगर फिजिबल रीजन है और यहां पे हमें अनबाउंडेड है, तो सर यहां से दो केस बन सकते हैं। क्या? कि अपना जो सॉल्यूशन है मे बी सॉल्यूशन इज बाउंडेड, या तो बाउंडेड हो सकता है या फिर सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। दोनों केस पॉसिबल है, अपन कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। और यहां पे अनबाउंडेड है ना, क्योंकि अभी इसी प्रॉब्लम में अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दो तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिमल कहां जाके मिलेगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट का मान, क्योंकि आप खुद देख लो हमारे पास यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ये क्या था? मिनिमम। तो यहां मैक्सिमम जेड कर देता हूं मैं, मैक्सिमम जेड करेंगे तो यहां से देख लो। अब आप यहां से जैसे मान लो x2 का मान, तो x2 का मान यहां पे अगर अपन फिक्स कर दें, और यहां पे मान लो ये x2 का मान है और x1 का मान आप बढ़ाते रहो, तो यहां पे मान बढ़ता रहेगा हमेशा, हाँ या ना? क्योंकि दोनों मान पैरेलल बढ़ रहे हैं, उधर x1 भी बढ़ रहा है और x2 भी बढ़ रहा है। तो अगर आप x2 का मान फिक्स कर दें और x1 का मान हमेशा बढ़ाते रहें, तब भी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सर जैसे ही हमने इसमें मिनिमम की जगह मैक्सिमम ऑफ जेड किया, तो हमेशा इसमें कोई पॉइंट यहां पे मिल नहीं रहा जिसपे अपन कहते हैं इस पे मैक्सिमम मान मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? सॉल्यूशन है वो यहां ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा? अनबाउंडेड होगा। वो क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। तो इसका मतलब अगर फिजिबल रीजन अगर अनबाउंडेड है तो सॉल्यूशन अपना बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड है तो वहां फिजिबल रीजन हमेशा क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फिजिबल सॉल्यूशन तो अनबाउंडेड है लेकिन रीजन बाउंडेड आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड होगा तो फिजिबल रीजन को हमेशा क्या होना पड़ेगा? अनबाउंडेड होना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अगर अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो ये इंप्लाई करेगा किसको? अनबाउंडेड रीजन को, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को, ऐसे लिख सकते हैं।
ये लिख लें। लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है, कन्वर्स जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। कन्वर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिख लेंगे सभी। तो इसमें सारे केस आ गए, तो आपको ग्राफिकल पे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नो सॉल्यूशन का केस आएगा, मान लो अगर जो अपने पास फिजिबल रीजन है वही नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन का केस नहीं होगा, मतलब सॉरी वहां नो सॉल्यूशन हो जाए, कोई भी सॉल्यूशन। हाँ, वहां नो सॉल्यूशन। लिख लिया सबने इसको। अब इसमें देखो एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है। जैसे मान लो अपन ने एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से, तो ग्राफिकल को आप हमेशा इन क्वेश्चंस की हेल्प से समझें, इसमें थ्योरी याद करने से काम नहीं चलेगा। इसमें आप बहुत ज्यादा थ्योरी याद कर लोगे तो उससे क्वेश्चन नहीं होते। अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि भाई कब कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, आप लिखें इसमें मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2 सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1, और साथ में x1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 दे रखा है, और x1 कोमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बताओ इसमें, इसको आप प्लॉट करें। तो यहां से इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा बताओ। तो ये तो लाइन अभी हमने देखी थी सर, ये तो ये लाइन आ जाएगी जहां ये पॉइंट आता है 1,0 और ये पॉइंट होता है 0,1, और यहाँ एक लाइन दे रही है x1 बराबर 3, तो ये मान लो 2 है, ये 3 है, तो ये x1 बराबर 3 लाइन हो गई कि नहीं, क्योंकि इस पे मैं x1 ले रहा हूं और इधर मैं क्या ले रहा हूं, x2 ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ x1 बराबर 3 लाइन हो गई है ये वाली। तो अब आप रीजन देखेंगे तो देखो यहां से क्या कह रहा है x1 प्लस x2, तो सर ये पॉइंट आ रहे हैं, और जब वो x1 लेस देन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है तब ये सारे पॉइंट आ रहे हैं इधर वाले, ये सब जितने भी हैं। तो नीचे वाले तो अपन को लेने नहीं है क्योंकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं उसमें। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये आ गया। तो आप एक बात बताओ, ये कंस्टेंट अगर इसमें नहीं होता तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, फिर भी रीजन तो यही रहता ना इसमें। अगर मान लो मैं ये कंस्टेंट नहीं भी लेता यहां पे, तब भी तो इसका रीजन फिजिबल रीजन यही रहता। तो अगर हमारे पास कोई कंस्टेंट ऐसा है जिसका होने से या नहीं होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस कंस्टेंट को क्या बोला जाता है, रिडंडेंट कंस्टेंट बोला जाता है। तो कई बार ये ऑप्शन में डाल देता है वो कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये जो अपना x1 बराबर 3, ये लेस देन इक्वल टू 3 जो कंस्टेंट आया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिडंडेंट कंस्टेंट बोलते हैं, लिख लेंगे आप। तो यहां पे आप लिख लेंगे x1 लेस देन इक्वल टू 3 इज रिडंडेंट कंस्टेंट। ठीक है, तो रिडंडेंट कंस्टेंट कौन सा हो गया कि भाई इसमें सर ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिजिबल रीजन पे, होने या नहीं होने से। वैसे आप समझ सकते हैं जैसे फालतू नहीं, लिख लो। तो एक क्वेश्चन कर लो जो आपके गेट में पूछा हुआ है, जबकि ग्राफिकल पे क्वेश्चन आसान ही आता है, हो जाता है, अगर आप ये सारी चीज अगर कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो
गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लिखो ये एग्जाम्पल करें सभी। मैक्सिमम z बराबर x1 प्लस x2 सच दैट x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 20 और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 15 और x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 और x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए has exactly one optimal solution। सेकेंड पूछा गया था हैज मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और सी ऑप्शन हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और डी है हैज नो सॉल्यूशन। बताओ, गेट में पूछा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़े दिए हैं इसने, और शायद इसीलिए गलत करने के लिए दिए हैं। बाकी है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इन पॉइंट्स की वजह से ये बन गया, क्योंकि इतना ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना आप। एक तो 6 के लिए कह रहा है वो, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं भी x2 बराबर कितना है 6, ठीक है। और कौन सी लाइन थी अपने 0,15 ना, तो ये 6 है, तो यहाँ अपन मान लेते हैं कि 0,15, और दूसरी कौन सी थी, एक छोटी भी थी ना उससे 0,10, तो वो लेते हैं पहले 7 8 9 10, तो ये तो यहाँ से तो ये आ जाएगी, और 0,20 पे जाएगा ये ना, तो 20,0 और ये आ रहा है 0,10, ठीक है। अब वो ऊपर है इससे, अब अपन को ये देखना है कि ये पॉइंट अलग अलग आएंगे, सेम से गुजरेगी इस पे, क्योंकि इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो ना अपने, क्या आएगा बताओ भाई, ये तो इंटरसेक्ट करेगा इसको, तो यहाँ x2 बराबर 6 है, और यहाँ से उधर क्या थी लाइन, ये लाइन कौन सी है, ये पॉइंट कौन सा आएगा 8,6, तो ये आ गया 8,6। तो अब आप ये देखो कि वो जो दूसरी लाइन हमें दे रखी है ना, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये वाला तो रीजन में नहीं आएगा, नहीं उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये, तो इसका मतलब तो इससे पास हो रही है फिर वो, सर रीजन है वो, इसमें रीजन में ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, जो फेसिबल रीजन बनेगा उसमें ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा वाला, ये 8-6 पॉइंट, क्यों, अगर आप कह रहे हो इससे इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, सर ये तो सिर्फ ओनली 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये पॉइंट उस तीसरी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ऐसा क्या कर रहे हो यार, नहीं कर रहा है, लाओ मेरे को वो दो इक्वेशन बताओ, आधे कह रहे कर रहा, आधे कह रहे नहीं कर रहा। x1 2x2 लेस देन छोड़ो इक्वल्स टू 20, और x1 प्लस 15, तो इस लाइन में रखना है ना वो, तो यहाँ 8,6 रखेंगे, कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, बात लेस देन की नहीं है बेटा, इंटरसेक्ट इन उस लाइन पे है कि नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको तो वो इंटरसेक्ट करते हुए तो नहीं निकलेगी ना, ऑब्वियस सी बात, तो यही तो पता करना है, इसमें कंफ्यूजन यही तो होता है, इसलिए अपन को ग्राफ बनाने की जरूरत कहाँ है इसमें,
भाई हमें यही देखना था भाई, मैन इसमें कंफ्यूजन यही तो होता है कि भाई वो इससे गुजरेगी पॉइंट से या इधर आएगा वो इधर जाएगा, ये तो हमें देखना था, नहीं समझे? तो अगर यहां से पास होती तभी तो प्रॉब्लम थी ना, वरना तो प्रॉब्लम ही क्या थी इसमें, तीनों एक से कट कर जाती। तो मैं वही तो कह रहा था कि भाई वो जो पॉइंट आप ले रहे हैं ये वाला, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके अपन लाइन की बात करेंगे ना, रीजन की बात नहीं कर रहे अपन अभी। तो लाइन में तो आप इक्वल टू लेके चलोगे ना, भाई रीजन की अलग बात है, रीजन तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले लाइन पे कॉर्नर पॉइंट तो निकालें अपन। तो अब वो जो लाइन बनेगी दूसरी वाली, तो यहां तो वो इधर इस साइड में आएगी और यहां वो इधर जाएगी। तो यहां से आप ये देख सकते हो, अगर आप वहां पे आगे जाएगी तो ये लाइन फिर ऐसा कुछ कट करते हुए निकलेगी इसको। अगर मान लो ये पॉइंट अगर इधर आ रहा है ना, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट, तो ये लाइन फिर ऐसी इस टाइप की आएगी। तो यहां आप 9,6 लिखेंगे। तो ये पॉइंट रख के डिसाइड करोगे ना, वहां इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी बना पाओगे आप, मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए तो इसने क्वेश्चन दिया है, थोड़ा वैल्यू की वजह से तो टफ है, बाकी इस क्वेश्चन में क्या है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको करना क्या चाहिए इसमें, मान लो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन, ऑब्वियस ही बात है, 2 लाइन ड्रॉ करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो तो आप तुरंत ड्रॉ कर दोगे। लेकिन जब तीसरी ड्रॉ करोगे तो दिक्कत क्या आनी है भाई, और तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमें ये तो पता ही चल गया कि भाई वो लाइन इधर तो इससे कम रहने वाली है और इधर इससे ज्यादा जाने वाली है, ये तो हमें पता ही है। बस दिक्कत ये थी कि सर ये पॉइंट जो है ये वाला, इसके इस साइड से गुजरेगी या उस साइड से या इस पॉइंट से। तो पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि भाई आपने रखा सर कि 8,6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि सर इस पॉइंट से तो नहीं गुजरेगी वो। तो इस पॉइंट से नहीं गुजरे, इसका मतलब या तो इस साइड या इस साइड। अब ये हमें डिसाइड करना है, बाकी हमें ग्राफ का क्या करना है, बस समझ गए ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, वहां पे आप ये नहीं कि वहां 20 तक कहां खींचोगे, वहां तो इतना बड़ा पेज ही नहीं मिलेगा आपको ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ में आया क्या था कि सर 2 जो कंस्टेंट है वो तो पहले अपन ड्रॉ कर लेंगे, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट पहले निकाल लेना आप, एक साथ मत निकालना वरना नहीं समझ में आएगा कुछ भी। क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपनी हैबिट क्या होती है कि अपन लास्ट में सारे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। वो तब ठीक है जब अपने पास से जो वैल्यूज है वो छोटी दे रखी हो। तो अपना इसमें जैसे टास्क क्या, अपने इसको मान लो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे अपन, एग्जाम में तुरंत कैसे करते हैं इसको कि सर इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते, ये आ गया। अब हमें यही तो देखना था कि भाई वो लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरेगी या इस साइड या इस साइड, क्योंकि यहां तो हमें पता ही है कि इधर तो इधर आने वाली है, इधर ऊपर जाने वाली है, तो उसका तो हमें टेंशन ही नहीं है। अब ये पॉइंट चेक करना था, तो पहले ये चेक करो जो खुद है, क्या पता इसी से पास हो रही हो वो, तो उससे नहीं हो रही थी, हमने चेक कर लिया। तो एक पॉइंट इस साइड रखो, एक पॉइंट उस साइड रख लो, पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, हाँ, तो इसमें अल्टरनेटिंग सॉल्यूशन बन जाएंगे तो अब देख लो, आप खुद सोचो, ग्राफिकल का अगर वो क्वेश्चन अपन से गलत करवाएगा तो किस केस में कि वो वैल्यू बड़ी देगा। इस क्वेश्चन से सीखने को ये तो मिला है, वो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, लेकिन इसने वैल्यू बड़ी दी इसलिए अपन इसको गलत करके आ सकते थे, और फिर आके अपन को धोखा मिलता है इसमें कि यार इतना आसान सा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे अगर बाउंडेड हो और ये पैरेलल लाइन वाला केस हो, इसमें अगर मैक्सिमम दिया हो तभी ये मिलेगा ना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भी उससे अपन आइडिया लगा लेंगे, अभी तक क्योंकि मैक्सिमम वाले ऑब्वियस ही बात है, उससे पता चल जाता है ना। क्योंकि अगर वो दिक्कत तब करता है जब x1 और x2 अगर पॉजिटिव दे रखे हैं ना, तब तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे, लेकिन उनमें से एक नेगेटिव दे देगा तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर मान लो आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, अगर वो वहां पे साइन दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, तो x1 x2 हमेशा पॉजिटिव होने हैं, तो वहां अपन कह सकते हैं कि वो लाइन हमेशा आगे की ओर मूव करेगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी वहां पे। अगर मान लो अपना कंस्टेंट आगे बना हुआ है तो वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या है, वो ऐसा कर देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे देता है, तब अपन आइडिया नहीं लगा पाएंगे, वो तो फिर x1 x2 पे डिपेंड कर जाएगा।
हाँ, ये बस बिल्कुल सही है कि अगर आप पॉजिटिव हैं, दोनों साइन उनके दोनों के पॉजिटिव हैं, तब आप मैक्सिमम की वैल्यू है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। और बोलते ही हैं वहां पे कौन सा अपन चेक करते हैं, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। जो भी आप ग्राफिकल का करोगे तो क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा, अब गलती क्या होगी वो तो आप देख लिया ना आप लोगों ने फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका ग्राफिकल मेथड का। इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इसमें गलती होने के चांसेस यही है क्योंकि इसमें वैल्यूज बड़ी दे रखी हैं तो वो ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। बाकी और क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो मैं आपको दे दूंगा, एज ए टेस्ट आप सबमिट करेंगे, उसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है कि अब ये तो हमारे पास किसी अपन एलपीपी को सोल्व कर रहे थे, किससे, ग्राफिकल मेथड से। अब इसमें एक आता है कि इसके अलजेब्राइक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अलजेब्राइक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए, जैसे मान लो अगर कोई एलपीपी दे दे, उसमें अगर मान लो वेरिएबल मोर देन 2 है, तो अगर वेरिएबल मोर देन 2 है तो वहां ग्राफिकल मेथड आसान नहीं रहेगा। मान लो 3D में फिर भी आप पॉसिबल अगर कर पाओ, बना पाओ तो एक अलग बात है, बाकी 3 से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे फिर तो आप वैसे ही नहीं बना सकते, ग्राफ पॉसिबल नहीं होता उसका। लेकिन आप ये मान के चलो अपन ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल तक लगाते हैं, उसके बाद अपन या तो अलजेब्राइक सॉल्यूशन निकालते हैं, अलजेब्राइक मेथड होता है सॉल्यूशन निकालने का एलपीपी का, या फिर आगे सिंप्लेक्स मेथड आ जाता है। तो अब अलजेब्राइक मेथड क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, जिसमें आपने सुना होगा कि बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डीजनरेट का केस आता है, ऐसा कुछ उसमें अपन को फाइंड आउट करना है। तो वो प्रोसेस क्या होती है उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और जो मैंने केस डिस्कस किए उनमें से कोई भी केस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा किसी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप सारी एग्जाम्स के क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे लिखें आप अलजेब्राइक अप्रोच, ऐसे लिख सकते हैं, अलजेब्राइक अप्रोच। तो इसमें क्या रहता है बच्चों, देखें, अगर मान लो अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम z या फिर मिनिमम z, या फिर मिनिमम z बराबर c1x1 प्लस c2x2 एंड सो ऑन cnxn, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके हमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं मान लो, तो यहां पे a11x1 प्लस a12x2 और a1nxn, और यहाँ पे a21x1 प्लस a22x2 एंड सो ऑन a2nxn, और यहां से अपन लिख दें मान लो am1x1 प्लस am2x2 प्लस सो ऑन amnxn, ठीक है। ये मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे कंस्टेंट बना लिए, और यहाँ पे साइन देखो कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा था लेस देन इक्वल हो सकता है, इक्वल टू या ग्रेटर देन। मैं यहाँ पे कोई भी मान लो एक साइन ले लेता हूँ, इक्वल ले लिया मैंने, यहाँ b1 यहाँ b2 हो जाएगा और यहाँ से bm हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे को एलपीपी दे रखी है। अब अगर ये मैं एलपीपी दे रखी है तो आप खुद देखो, यहाँ पे ये लिख लिया क्या सबने, लिखो, मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। अब तो यहां से आप खुद देखो, इसको मैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, कि यहां मैं एक मैट्रिक्स ए बना दूं, जो भी ये कंस्टेंट दे रखे हैं इसमें, तो इन x1 x2 xn के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनसे इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगा तो यहां से मेरे को एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसमें ये फर्स्ट रो हो जाएगी a11 a21 और am1, तो यहां से फिर सेकंड कॉलम हो जाएगा, फिर थर्ड कॉलम, ऐसे कॉलम बना सकते हैं, तो यहाँ n कॉलम बन जाएंगे और m कितनी बन जाएंगी, रो बन जाएंगी। तो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स मिल जाएगी मेरे को यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ m क्रॉस n की मैट्रिक्स, और यहाँ ये जो x मान लेता हूं मैं, जो सॉल्यूशन है उसका, और ये क्या होगा हमेशा n क्रॉस 1 टाइप का, और बराबर में यहाँ पे कैपिटल B मान लेता हूं, और जो क्या बनेगा m क्रॉस 1 टाइप का। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया आपको एक, और इसको मैं बना सकता हूं, कैसे बनाएंगे देखो, क्योंकि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनकी अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं,
तो इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, देखना यहां से ए जो मैट्रिक्स मिली हमें, हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं कि सर यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 और यहाँ से A1n, और ये बनेगा A21 A22 और यहाँ से A2n, और ये बन जाएगा यहाँ से AM1 और ये बन जाएगा AM2 और ये बनेगा यहाँ से AM n। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स मिल गई ए जो m क्रॉस n ऑर्डर की है, और यहाँ में ये अपना जो सॉल्यूशन है x1 x2 और ये xn, जिसको मैंने कैपिटल X माना है, और बराबर ये मिल जाएगा हमारे पास b, जिसमें b1 b2 एंड bm। ये हमारे पास एक क्या आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। और इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप लोग जानते हैं, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा सबने, इसके सॉल्यूशन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास मैंने एक एलपीपी को इस फॉर्मेट में लिख लिया कि जो उसके कोफिशिएंट थे उससे मैंने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बना ली, और यहाँ ये जो वेरिएबल थे x1 x2 xn, और ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी b1 b2 bm, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम को अपन सोल्व करें तो कैसे सोल्व करते हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास अगर आपने देखा हो तो इसमें हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, m इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, n वेरिएबल है। तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आसान नहीं है, क्योंकि जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन हो तब तो अपन सोल्व कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को, हाँ या ना। मान लो अगर m वेरिएबल होते और m ही इक्वेशन होती तो अपन सोल्व कर लेते उसको, लेकिन यहाँ अभी हमें जो सिस्टम दे रखा है इसमें हमें ये m तो इक्वेशन है और n इसमें वेरिएबल दे रखे हैं। अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी रैंक है वो क्या होगी, तो रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं मिनिमम ऑफ m कोमा n। इससे ज्यादा तो रैंक नहीं हो सकती ना मैट्रिक्स की, m और n से ज्यादा मैट्रिक्स की रैंक नहीं हो सकती, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि भाई रैंक ऑफ a जो है वो मान लो m है, रैंक ऑफ a मैंने क्या मान ली, m, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, n से क्या है, लेस है। ये अपन मान के चल रहे हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स जो लिए यहाँ पे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और इसकी रैंक में क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, m एज्यूम करके चल रहा हूं, और जो क्या है लेस देन n है। तो इसका मतलब यहां से अपन क्या समझते हैं कि सर अगर इस मैट्रिक्स की रैंक m है, इसका मतलब इसमें m कॉलम्स और m रोज है वो क्या होंगी, li होंगी। m कॉलम li होंगे और m रो है वो क्या होंगी, li होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसमें m रैंक की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो आप, मैक्सिमम NCM बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, जैसे मान लो 3 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स बना ली मैंने, 3 क्रॉस 4 की कोई मैट्रिक्स बना ली, जैसे 1 0 या अपन कहें 0 1, या 3 क्रॉस 3 का ले लिया मैंने, या चलो ये बना लेते हैं 0 0 बना लिया, और इसमें 0 0 ले लो सारी टर्म्स, ये बना ली मैंने। ये कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और रैंक मैंने यहां पे इसको 1 कर दो। तो यहां से ये जो मैट्रिक्स हमें मिली, तो इसमें अगर मैं इसकी रैंक मान लो मैंने 3 ले ली, रैंक ऑफ ए मैंने क्या मान ली, 3 है, और है 3 इसकी रैंक। तो यहां से इसमें 3 रैंक की कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या बन सकती, मैट्रिक्स क्या बन सकती है, सब मैट्रिक्स हो जाएगी ये 3 क्रॉस 3 की। तो एक तो ये मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक 3 आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैं बना सकता था ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता कॉलम कि यहाँ पे मान लो मैं 1 ही रख देता, या फिर यहाँ 1 रखने की बजाय मैं यहाँ 1 रख देता, तो अब ये मैट्रिक्स अगर मैं लेता तो ये भी तो 3, इसकी रैंक कितनी आएगी, इसकी रैंक भी 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम अपनी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनकी रैंक m हो जाए, वो NCM बना सकते हैं हम सर। बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A हमने ली, इसकी रैंक अगर मैं m मान के चल रहा हूं जो क्या है n से लेस है, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स A है इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम कितने, इसमें n कॉलम है, तो यहां से C1 C2 C3 और यहां CM ये भी कॉलम आएंगे, और यहां से मान लो अपने पास CN तक जाएंगे।
ये कॉलम है। तो इन कॉलम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेरिएबल भी होंगे, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। और यहां फिर अपन क्या लिखते हैं सर, x1 x2 एंड xn, ये तो सिस्टम है अपना। ये मैट्रिक्स ए होगी जिसमें कितने कॉलम है, n कॉलम है, और ये वेरिएबल है। और बराबर अपन क्या लिख रहे थे सर, यहाँ b1 b2 और यहाँ bm, ये लिख रहे थे कि नहीं। तो ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम C1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा होगा, x1। क्योंकि आप खुद देखो जो हमारे पास है, जो हमने सिस्टम लेके चले, x1 जो है, जो पूरा ये कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल x1 है कि नहीं है। इसमें भी x1 आ रहा था, यहां भी x1 आ रहा था, और यहां भी x1 आ रहा था। तो सर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो कौन है, x1 है। सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन है, x2 है, और यहां x3 है, और यहां पे xm है, और यहां पे सर xn है। बात समझ में आई। और ये जो हमने m रैंक की जो मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है बेसिस मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, बेसिस मैट्रिक्स बोला जाता है। और इस बेसिस मैट्रिक्स में, सुनो इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना, ये जो हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि इसमें m कॉलम क्या होंगे, li होंगे, तो इन li कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स हैं, इनको बोला जाता है बेसिक वेरिएबल। और जो ये LD कॉलम है आगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होते हैं, उनको बोला जाता है नॉन बेसिक वेरिएबल। बात समझ में आई कि सर हमारे पास भाई कोई भी, अब वो सिस्टम में रैंक कुछ भी हो सकती है, वो अपन फिक्स नहीं कर सकते। वो मैंने ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि m रैंक है उसकी, तो m रैंक है, तो इसका मतलब m कॉलम, उसमें कोई भी m कॉलम li होंगे, वो मैंने मान लिया कि भी C1 C2 ये m कॉलम ऐसे हैं जो li हैं। तो हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है कि नहीं है, एक वेरिएबल है। तो क्या हुआ, टाइम ज्यादा हो गया क्या, तो बता दिया करो ना बेटा, मैंने कहा ना। तो ये इतना तो लिख लो आप, इसको कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अब देखो ये जो भी li कॉलम होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग भी वेरिएबल होंगे, और जो ld कॉलम है, उनके करस्पॉन्डिंग भी वेरिएबल होंगे। तो जो li कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल हैं, उनको बोला जाता है बेसिक वेरिएबल, और जो ld कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है, उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये जो है, ये हो जाएंगे यहां पे आपके पास बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और ये इधर वाले हैं, इनको क्या कहेंगे अपन, नॉन बेसिक वेरिएबल। और इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, बेसिस मैट्रिक्स। इतना लिख लो, बाकी अपन कल बात करेंगे इस पे। तो क्या सीखने को मिला इसमें बताओ, कि सर हमारे पास जो एलपीपी दे रखी थी, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बना लिया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली, जहां पे एक ए मैट्रिक्स मिली जिसमें n क्रॉस n m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उनके कोफिशिएंट लिख दिए अपन ने, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारे पास एक सिस्टम मिला ax इक्वल्स टू b टाइप का। तो ये जो मैट्रिक्स A है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, हमने इसकी रैंक कोई भी m एज्यूम कर ली। तो रैंक m है, तो इसका मतलब m li कॉलम होंगे इसमें। तो उन li कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हमने क्या नाम दिए, बेसिक वेरिएबल। और जो LD कॉलम है, उनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं, उनको हमने, जो वेरिएबल्स हैं, उनको क्या नाम दिए, नॉन बेसिक वेरिएबल। क्या नाम दिया, नॉन बेसिक वेरिएबल। और इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया हमने, बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, छोटी सी बात, भाई आपके पास इक्वेशन कितनी थी इसमें, m, वेरिएबल कितने हैं, n। लेकिन हमें पता है कि किसी भी सिस्टम को सोल्व करेंगे तो अगर यहाँ m वेरिएबल होंगे और n अगर m ही अगर अपने पास इक्वेशन होंगी, तभी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब वेरिएबल है वो किससे, रैंक से, जो यानी li कॉलम है, जो इक्वेशन है उससे ज्यादा है कि नहीं है। तो उससे ज्यादा है, तो ये जो अपने पास LD कॉलम के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल्स हैं, इनको अपन क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो इसमें अपन, आपको सुना होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो, कि यहाँ नॉन बेसिक वेरिएबल जो होते हैं उनको क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। और वो इसीलिए सुनने लेते हैं, उनको जीरो लेते हैं, ताकि अपन इस सिस्टम को क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो इससे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यहां से आपके
पूरा 100% चांस है एक क्वेश्चन आने के पूरे, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ग्राफिकल से तो आता है लेकिन वो आसान क्वेश्चन होता है, वो सब कर लेते हैं। यहाँ से वो थोड़ा सा ग्राफिकल को और इसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, उसमें हमें थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो अपन कल मिलते हैं इसमें, आप पढ़ के आओ। तो यहाँ तक आप लिख लेना सब लोग, इसको मैं कल यहीं से स्टार्ट कर दूंगा आगे।